पीएम मोदी की तरफ से कई अहम और महत्वपूर्ण बातें कही गई। अब कोई हमला हुआ तो भारत पक्का जवाब देगा, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से, अपने समय पर जवाब दिया जाएगा। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। दुश्मनों को घर में घुसकर भारत ने सबक सिखाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। भारत की तरफ नजरें उठाने का अंजाम तबाही है, ये बता दिया पीएम मोदी ने। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज का जिक्र किया पीएम मोदी ने अपने संबोधन। तो वाकई आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से बैकड्रॉप में S-400 नजर आया, ये बताता है कि किस तरह से और किस अंदाज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। वाकई आज बेनकाब हो गया पाकिस्तान। सेना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें और ये संबोधन हमने आपको दिखाया। पीएम मोदी का देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस आदमपुर का दौरा। आदमपुर से पाकिस्तान के दुष्प्रचार को प्रधानमंत्री ने किया बेनकाब। पीएम का डायरेक्ट मैसेज, आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। आदमपुर में S-400 और MiG-29 सही सलामत है। S-400 तबाह करने का पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उस झूठे दावे की भी पोल खुल गई। देखिए, अब कोई हमला हुआ तो भारत करारा जवाब देगा, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से जवाब देंगे, ये पीएम मोदी ने बता दिया है। पाकिस्तान के दुष्प्रचार को भी आज पीएम मोदी के इस दौरे ने आदमपुर एयरबेस के पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में एक तरफ आपको MiG-29 नजर आएगा तो दूसरी तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का सुदर्शन। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहल साहब वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, इरफान कुरैशी और महराज अहमद, मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आदमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया है, वाकई कहा जा सकता है मान गए। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। पीएम मोदी जब सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, उस वक्त की तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। पीछे एक तरफ S-400 और दूसरी तरफ MiG-29 नजर आ रहा था। ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं, इस मायने में खास हो जाती हैं क्योंकि इसी S-400 को लेकर, आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 को लेकर कैसा कैसा दुष्प्रचार किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आज पीएम मोदी के इस दौरे ने सारे दुष्प्रचार की हवा निकाल दी, पाकिस्तान के झूठ को कर दिया बेपर्दा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर S-400 नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन आज उसकी हवा निकल गई। पीएम ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये तस्वीरें, इन पर जरा गौर कीजिए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बैकड्रॉप में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे देखिए MiG-29 जो है वो भी साफ दिख रहा है। S-400 को सुरक्षित दिखाकर दरअसल पाकिस्तान के झूठ का बिना कुछ कहे जवाब दिया गया है। आदमपुर एयरबेस पर भारत की सैन्य तैयारियों का भी एक तरह का ट्रेलर आज हमें नजर आया पीएम मोदी जब यहां पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे, वाकई इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के सारे दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तो पाकिस्तान ने यह कहा था कि आदमपुर एयरबेस
को हमने टारगेट किया है, यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की लैंडिंग के साथ ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेपर्दा हो गया। कैसे पाकिस्तान की आवाम को मुंह दिखाएंगे पाकिस्तान सेना के अफसर? देखिए, बिल्कुल आपने समीर बिल्कुल ठीक कहा। और आज मैं बताऊं कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की, एक एक तस्वीर, एक एक शब्द पाकिस्तान और पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा और सुना जा रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बेस पर पहुंचे जिसका दावा पाकिस्तान करता था कि हमने बठिंडा, आदमपुर, इन बेसिस को तबाह कर दिया है। तस्वीरें देखिए, और ये अपने आप में पाकिस्तान के दुष्प्रचार को या फिर आप कह सकते हैं प्रोपोगेंडा को तो एक्सपोज करती ही है, बल्कि सबसे ज्यादा क्या बात है कि हमारी क्षमताओं को भी दिखाती है कि हमने अपने स्ट्रेटेजिक बेसिस से कैसे पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया। और आप देखिए, मोराल देखिए, जो जवान वहां खड़े थे, एयर वॉरियर्स वहां खड़े थे, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बात करने का तरीका, और ये आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज अपने आप में दिखाती है कि हमारे सोल्जर्स का मोराल कितना ज्यादा हाई था और कितनी ज्यादा तैयारी में अभी भी है। और एक न्यू नॉर्मल जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जिक्र किया वो था, अब कोई भी अटैक हुआ, ये आप चेतावनी समझ लीजिए या आप इसको डायरेक्ट वार्निंग समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए या फिर आतंकियों के लिए, कि अब कोई भी नया अटैक हुआ तो निश्चित तौर पर ये न्यू नॉर्मल आपको जवाब देगा। यानी अब हम सिर्फ लॉन्च पैड तक सीमित नहीं रहेंगे, हम आपके हेडक्वार्टर्स को अटैक करेंगे। और अगर हम आतंकियों और उनके सरपरस्तों को एक साथ गिनेंगे, यानी अलग अलग काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे जहां से ये अटैक किया गया, जहां से प्लानिंग हुई, उसी को अटैक करना है। तो अब ये मुझे लगता है न्यू नॉर्मल बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ की बातें बहुत हो चुकी हैं। इस मिली भगत पर बहुत टीका टिप्पणियां हो चुकी हैं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे कह दिया गया है पाकिस्तान को कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर हमारी जमीन पर कोई आतंकी गतिविधि होती है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अगर उसे अंजाम देते हैं तो। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। लश्कर के आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ है। 3 लश्कर के आतंकियों को कर दिया गया है ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। शोपियां में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि 3 देश के दुश्मन, 3 दहशतगर्द मारे गए हैं जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। महराज अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महराज, इसे लेकर और क्या अपडेट मिल रही है? 3 मारे गए हैं ये पता चला है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी कुछ आतंकियों के और होने की यहां पर आशंका है। बिल्कुल समीर, बता दें हम शोपियान के उसी कैलर, आप ये देख सकते हैं कि पे जो है ऊपर हाइड आउट बनाकर जो है ये मिलिटेंट छुपे हुए थे, जिसका पूरा पता सुरक्षा बलों को चलते ही उन्होंने एक ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया। उसके बाद से कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन सुबह तड़के ही जो है शुरू किया गया था, जिसमें 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि लोकल ही है, क्योंकि बता इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है शाहिद कुट्टे का नाम आ रहा है, जो कि जिसका हाल ही में पहलगाम 22 रन हमले के बाद मकान उड़ा दिया गया था सुरक्षा बलों द्वारा। बता दें ये 22 रन हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रैक्टिस की गई थी और एक्टिव मिलिटेंट्स जितने भी थे उनका जो है पूरा चिट्ठा खंगाला गया था। तो पता चला था कि शाहिद कुट्टे जो है 2024 से इसी शोपियान में एक्टिव है और उनको भी जो है राडार पर रखा गया। तो निसंदेह शाहिद कुट्टे और जो अदनान है उन दोनों को मारा गया है, अदनान शफी डार, और तीसरा जो है उसकी पहचान अभी होनी बाकी है। लेकिन बता दें सुरक्षा बलों के अनुसार एक बड़ी सफलता है और इन्हीं शोपियान के जंगलों में आज सुबह मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को यह सफलता हासिल हुई। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है। 3 आतंकी मारे गए हैं, लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक था। और हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी महराज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वक्त ये रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी डिटेल हम साझा नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया महराज आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। एक और अहम खबर है, नौशेरा में सेना ने पाकिस्तानी शेल को डिफ्यूज किया है। जी हां, नौशेरा से यह खबर है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मिला था पाकिस्तानी शेल। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे किस तरह डिफ्यूज किया ये देखिए। सीज फायर से पहले पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई थी। भारत को उकसाने के लिए नौशेरा में हुई थी शेलिंग। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नौशेरा में जिस तरह से गोला मिला था शेलिंग के बाद, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब सेना ने इसे डिफ्यूज कर दिया है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और पाकिस्तान से आए ये गोले, ये शेलिंग, इरफान, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के
पाप का खुलासा कर रही है कि किस तरह से, और तो और सीज फायर होने के बाद भी सीज फायर का वायलेशन किस अंदाज में किया गया, यह भी पता चल रहा है। अब जगह जगह से जो शेल मिल रहे हैं उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर हालांकि एक तरफ सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जारी है, दूसरी तरफ जो अब सबूत खासतौर पर शेलिंग के मिल रहे हैं कि किस तरह की भयानक शेलिंग खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किया गया, वो साफ जाहिर हो रहा है। और कोशिश प्रशासन की यह है कि जो शेलिंग प्रभावित इलाके थे वहाँ पर लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ लिया जाए। वहाँ इवैक्यूएट जिन इलाकों से किया गया था, जो जीरो लाइन और रेड जोन के इलाके थे, उधर लोगों को जो है पूरी सैनिटाइजेशन प्रोसेस के बाद और जो एमुनेशन या अनएक्सप्लोडेड शेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वहां भेजा जाता है, क्योंकि इन इलाकों में शेलिंग के बाद ये खतरा रहता है अक्सर कि जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स है वो अचानक से फट सकते हैं और उससे कैजुअलिटीज हो सकती है। तो वो एक प्रक्रिया है, SOP है, उसको फॉलो किया जा रहा है। और लगातार इन इलाकों में जो सुरक्षा भी है वो भी चाक चौबंद रख दी है, क्योंकि जिस तरह आपने खुद भी बताया कि लगातार सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी भी शेलिंग से तनाव बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसके पीछे ये मकसद है और जिसका इंटेलिजेंस इनपुट भी है कि वो आतंकियों की घुसपैठ जो है वो इस पार कर दे, क्योंकि सीज फायर का एग्रीमेंट जब था तो घुसपैठ करना बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि शेलिंग की आड़ में लगातार आतंकियों को आगे घाटी की ओर पुश करना आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा जानकारियां, ये ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा सर, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आज जिस अंदाज में आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना बड़ा और कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जिसने इसी एयरबेस को लेकर न जाने कैसा कैसा झूठ फैलाया और यहां पर जो S-400 तैनात है उसे लेकर भी खुलेआम झूठ बोला गया। आज उस झूठ पर से पूरी तरह से उसका पर्दाफाश कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने, बिना कुछ कहे सारे जवाब। जय हिंद। देखिए शमीर, जय हिंद सर। आज जब प्रधानमंत्री आदमपुर जो कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट बेस है उस पे और एब्सोल्युटली इंटैक्ट है, वहां जाते हैं और वहां एयर वॉरियर से मिलते हैं और जो पंजाब की धरती से जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो गुरु गोविंद सिंह के जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बात चढ़ाऊं, तवे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, यहां से शुरुआत की थी। मैं सिख रेजिमेंट का बिलोंग करता हूं, मेरे पीछे सिख रेजिमेंट। तो जो मैसेजिंग है, आपने बताया S-400, MiG-29, ये क्या मैसेजिंग है? ये रशियंस हैं कि हमारा ज्वाइंट उनके साथ ये जो कॉपरेशन है, एक तरफ रशिया के लिए और एक तरफ अमेरिका के लिए भी है। ये केवल बहुत बड़ा मैसेजिंग है, इसको आप डिकोड कीजिएगा। केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, उन्होंने भारत के 140 करोड़ जनता, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में और पाकिस्तान का तो आपने हर्ष बनाया हुआ है। आपके जो मीडिया वॉरियर्स हैं, जो मिनट टू मिनट पाकिस्तान उससे ही धराशायी हो गया, पर तीनों सेनाओं को जो सैल्यूट करते हुए उन्होंने पूरा व्याख्यान का कि उनकी एक भी चिड़िया इस ओर नहीं आ पाई, छोटी और भेद के रख दिया। और बराबर लगातार 5 दिनों के जो जंग में समीर साहब, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसका समावेश, मॉडर्न हथियारों का जो हमने दिखाया है पूरे विश्व में, उसको भारत की शौर्य गाथाएं, भारत के रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी दुनिया अचंभित है। आप बताइए, और किस तरह से आप पाकिस्तान के उन जगहों में विदाउट गोइंग इवन एन इंच इन देयर एरिया, आपने उनको पूरा, केवल उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उनकी पूरी कैपेबिलिटी, देखने की क्षमताएं,
उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। वाकई सर, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय सेना ने जिस तरह से अपने पराक्रम का परिचय दिया है उसे पाकिस्तान भुला नहीं पाएगा, ये बिल्कुल तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा दावा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ छेड़ा साइबर युद्ध। संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान का साइबर अटैक, इसे लेकर खबर है भारत पर किए गए 15 लाख साइबर अटैक। पाकिस्तान के 99.9% साइबर हमले नाकाम कर दिए गए। रोड ऑफ सिंदूर नामक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो देखिए किस तरह से बड़े साइबर अटैक्स को अंजाम देने की फिराक में था पाकिस्तान, लेकिन उसका यह हमला भी कर दिया गया नाकाम। तो साइबर युद्ध में भी पाकिस्तान की हुई है पराजय। जी हां, भारत पर पाकिस्तान के साइबर अटैक को लेकर यह खबर सामने आ रही है। साइबर युद्ध में भी पाकिस्तान को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। भारत पर किए गए 15 लाख साइबर अटैक। जी हां, देखिए 99.9%, 99.9% साइबर हमले हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिए। भारतीय साइबर सिक्योरिटी पर यह बड़ा हमला था पाकिस्तान की तरफ से। भारत सरकार की वेबसाइट्स को इसमें बनाया गया निशाना। लगातार हैकर्स इस काम में लगे हुए थे कि कहीं कोई सफलता मिल जाए। रोड ऑफ सिंदूर नाम की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट के ग्रुप्स ने अटैक करने की कोशिश की, साइबर अटैक करने की कोशिश की भारत पर, लेकिन ज्यादातर साइबर हमले पाकिस्तान से किए गए, ये पता चला है। पाकिस्तान के 7 डोमेन की हमने पहचान भी कर ली है और उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सभी साइबर अटैक्स को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। 99.9% साइबर अटैक्स पूरी तरह से नाकामयाब हुए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और तुर्की को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। चीन और तुर्की की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद दी। हथियारों के अलावा इंफॉर्मेशन वॉर में भी मदद की गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की है इन दोनों मुल्कों ने। पहला चीन, दूसरा तुर्की। तो देखिए चीन तुर्की का पूरा साथ कुछ नहीं कर पाया, फिर भी पाकिस्तान, जी हां, चीन और तुर्की की साजिश का अब पर्दाफाश हो रहा है कि कैसे ये दोनों मुल्क भी इनडायरेक्टली आतंकवाद के साथ खड़े नजर आए। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद दी ऐसे वक्त में जब भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी। तुर्की ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक ड्रोन दिए, तुर्की ने बड़ी मदद की। चीन ने भी पाकिस्तान को मिसाइलें और हथियार दिए। ये सीधे तौर पर अब बात सामने आ चुकी है, यानी चीन और तुर्की दोनों ही देशों का साथ मिला ऐसे वक्त में पाकिस्तान को। हमारे साथ अशमिंदर सिंह बहल साहब मौजूद हैं। बहल साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस गठबंधन को? यूएन में चीन कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकियों को बचाने की कोशिश करता है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके, ये तो हमने देखा था। लेकिन ऐसे वक्त में जब भारत आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा हो, ये साथ क्या बताता है? चीन और तुर्की का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना क्या बताता है? जय हिंद समीर, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये डिफरेंस बताया है कि जब भी चाइना पे कोई यूगर टेररिस्ट का अटैक होता है तब तो सबसे पहले चाइना उसके बारे में स्क्रीम करता और एक्शन लेता और इतनी चीजें करता है उस एरिया के अंदर जो बहुत शर्मनाक है। लेकिन जब भी टेररिज्म के जो लीडर्स हैं जिनको हम प्रोजेक्ट करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहां पे या तो रेजोल्यूशंस को वाटर डाउन कर देता है या वहां पे वीटो कर देता है। तो कहीं ना कहीं चीन का ये दो राह जो उन्होंने अपना रखी है कि जो यूगर टेररिस्ट हैं वो तो खराब है, पर जो भारत के अगेंस्ट टेररिज्म करते हैं वो ठीक है, वो अच्छे हैं। और दूसरी चीज आपने बात करी इक्विपमेंट की, तो चीन ने अपनी PL-15 मिसाइल दी और J-10 और JF-17 में उसको फिट करने की मदद करी। JF-17 की डेवलपमेंट और जो CM-400 जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसमें उनकी मदद की। तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने भी अपने TB2 ड्रोन्स दिए। उन्होंने अपने बाइकर जो ड्रोन्स है YIHA 3
ये ड्रोन्स दिए जिनकी रेंज जो है सेवरल 100 किलोमीटर्स है और ये भारत में कई जगह गिरे पाए गए। उन्होंने अपना सोंगा ड्रोन जो छोटे रेंज का है 3 से 5 किलोमीटर का, जो अमृतसर और दूसरे एरियाज में जो बॉर्डर के पास है उनके ऊपर हमला करने में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आपने देखा कि टर्की का जहाज पहले लैंड किया, फिर टर्की की कॉर्वेट आई, वो हर तरीके से। और जो OIC का रेजोल्यूशन था उसको किसने चेंज किया? उसने किसको? भारत को ऐसे दिखाया कि भारत ने विदाउट प्रूफ दिए अब एक्शन ले रहा है और भारत एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन। ये किसने किया? ये टर्की ने किया। टर्की चाहता है कि वो मुस्लिम्स का लीडर बने, वो सऊदी अरेबिया को हटाए, लेकिन भारत के अगेंस्ट जो उसका रवैया है ये समझ नहीं आता है। और टर्की को भी और चीन को भी कहीं ना कहीं इस बार मैसेज मिल गया है कि भारत किसी के भी प्रेशर में नहीं आएगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। और जो भारतीय वायुसेना का सटीक अटैक थे, चाहे वो लश्कर तैयबा के ऊपर थे मुरीदके में, चाहे वो भावलपुर पे जैसे मोहम्मद के अगेंस्ट थे, ये एक बहुत क्लियर मैसेज गया सब आतंकियों को कि वेल कैलकुलेटेड प्रिसाइज अटैक्स भारत करेगा और एनी एक्ट ऑफ टेरर उसको एक एक्ट ऑफ वॉर गिनेगा और कहीं नहीं छोड़ेगा, आप कहीं भी छुपे हुए हो। इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे CCS की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े सुरक्षा हालात की एक बार फिर समीक्षा होगी। यह अहम खबर सामने आ रही है। CCS की मीटिंग से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। और देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्म को लेकर बड़ी खबर है। लगातार तीसरे दिन बलोचों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान के कई गांवों में आगजनी हुई है, कई घरों को सेना और पुलिस ने आग के हवाले कर दिया। बलोचों पर पुलिस और पाकिस्तानी फौज का अत्याचार, ये जुल्म और सितम आखिर कब तक, ये है बड़ा सवाल। लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन कुमार भी मौजूद हैं। राजन साहब, ये जो बलूचिस्तान का फ्रंट है, ये इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ KPK खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान घिरा हुआ है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में लिबरेशन की आवाज लगातार उठ रही है। BLA ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी की हुई है पाकिस्तान की सेना के सामने, और ऐसे में जुल्म सितम की ये तस्वीरें जो हमारे सामने हैं, क्या कहानी आप कहना चाहेंगे इन सबको जोड़कर? देखिए समीर, बलूचिस्तान का जो एरिया है पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे खनिज तेल इत्यादि भी हैं। लेकिन उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका जो ग्वादर पोर्ट आप जानते हैं वो भी वहीं पे है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के साथ अभी यह है कि अंदरूनी उसके जो हालात हैं काफ़ी ख़राब हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, आप जानते हैं कि इमरान खान जेल में है। जो दूसरा एक डूरन लाइन अफगानिस्तान से है, वहाँ पर भी काफ़ी हलचल है, वहाँ पर भी काफ़ी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या अंदरूनी है जो कि बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। कुछ महीनों में अगर देखें तो वहाँ पे लोग काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। वहाँ पे जितने भी प्रजातांत्रिक जो रोल्स होते हैं उसको पूरी तरह से कर्टेल कर दिया गया है। और मिलिटेंट्स वहाँ की जो मिलिटेंसी है वो काफ़ी प्रभावी हो गई है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक पूरे रेलवे को उन्होंने हाईजैक कर लिया था और उनका डिमांड है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो राइट्स होते हैं उसको बिल्कुल माने नहीं जा रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और कुछ वर्षों में उनके जो टॉप लीडरशिप है उसको एक एक करके पाकिस्तानी आर्मी ने एलिमिनेट किया है। समस्या यह है कि पाकिस्तान भारत को इसके लिए ब्लेम करता है, भारत इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी मामले को संभालने की वजह वो अपने सारे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। और बलूचिस्तान की आजादी की ये मांग कोई नई नहीं है, ये मांग बहुत पुरानी है। तब से ये डिमांड हो रही है जब से बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था। बेनकाब हुआ है इस बार पूरी तरह से पाकिस्तान, अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दुनिया के सामने उसका असली चरित्र आ चुका है। किस तरह से रूस और नेटो आमने सामने आ रहे हैं, महायुद्ध की कैसे फाइनल तैयारियां हो रही हैं, ये अब हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर है, रूसी फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की भीषण बमबारी। रूसी पोस्ट पर यूक्रेनी Su-27 का GBU बम से हमला। ये देखिए तस्वीरें रूसी फ्रंटलाइन पर अटैक की। जंगी सामान से भरा
भरी रूसी टनल को नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीज फायर पर वार्ता से 48 घंटे पहले फिर बढ़ा तनाव। और वहीं रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में पुल को उड़ा दिया। हाइमार्स और ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने। और एक और अहम खबर है, रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का यूक्रेनी दावा सामने आया है। 24 घंटे में रूस के 6 शाहेद ड्रोन तबाह कर दिए गए। ओडेसा में 2, माइकोलेव में 3 ड्रोन मार गिराए गए। चेरनीहिव में भी 1 ड्रोन को मार गिराने का किया गया है दावा। तो ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। रूसी फ्रंटलाइन पर देखिए यूक्रेन ने कैसे बमबारी की है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है और रूस को बड़े नुकसान का यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। 24 घंटे में रूस के 6 शाहेद ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया है। ओडेसा में 2, माइकोलेव में 3 ड्रोन तबाह किए गए हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? एक तरफ सीज फायर पर वार्ता होने जा रही है और उससे 48 घंटे पहले ऐसा कोहराम बरपा है मैदान जंग में। देखिए, बिल्कुल ये होता रहेगा क्योंकि दोनों ही तरफ से कोशिश की जाएगी कि जब तक सीज फायर हो उससे पहले अपने मोर्चों को मजबूत कर लिया जाए, लगातार उन इलाकों में अपनी मौजूदगी को और ज़्यादा आप कह सकते हैं कंसोलिडेट कर लिया जाए। और मुझे लगता है कि वार्ता हो या फिर सीज फायर हो, दोनों तरफ से ये लगातार कोशिशें होती रहेंगी। इससे पहले भी कई बार जब कोशिश की गई तब भी इस तरीके की खबरें हमने देखी थी कि दोनों तरफ से ज़्यादा कंसोलिडेशन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फायर किया जा रहा है। समीर, ज़ैपोरिजिया में यूक्रेन का विनाशक हमला हुआ है। रूस का बक M1 एयर डिफेंस तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर है ये। यूक्रेनी ड्रोन ने एयर डिफेंस को टारगेट किया। भारी धमाके में उड़ा बक M1 एयर डिफेंस। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से एयर डिफेंस को उड़ा दिया गया, टारगेट किया गया यूक्रेनी ड्रोन के द्वारा। और देखिए, यूरोप बढ़ा रहा है रूस यूक्रेन संघर्ष। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन भड़का रहे हैं यूक्रेन जंग। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का ये बड़ा दावा सामने आया है। सीज फायर नहीं, लंबी जंग चाहता है यूरोप। ग्रुश्को दरअसल यूरोप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मौजूदा स्थिति के लिए। तो ये बात तो इससे पहले भी कई बार कई प्लेटफॉर्म पर कही जा चुकी है कि यूरोप चाहता है लंबी जंग। रूस ने इसे लेकर अब दावा किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष को बढ़ाने में लगा हुआ है यूरोप। पुतिन के सीज फायर प्रस्ताव पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं यूरोप की तरफ से, ये ग्रुश्को मान रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों का उन्होंने नाम लिया है। यूक्रेन जंग को भड़काने के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का यह बड़ा दावा हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से रूस की लंबी जंग चाहते हैं फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश। रूस के खिलाफ हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश। ये ग्रुश्को ने साफ तौर पर बताया है। और देखिए, रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है नाटो। रूसी बॉर्डर के नजदीक नाटो का बड़ा सैन्य अभ्यास लिथुआनिया में जारी है। थंडर फोर्ट्रेस एक्सरसाइज, एयरक्राफ्ट और टैंक एक्सरसाइज से रूस को दरअसल वार्निंग दी जा रही है। ईस्टर्न फ्लैंक पर 8000 सैनिकों ने दिखाई है एक साथ अपनी ताकत। और लिथुआनिया में नाटो एक्सरसाइज से भड़का रूस। नाटो को रूस की बड़ी चेतावनी, रूस के खिलाफ मानेंगे नाटो अभ्यास, ये कहा गया है रूस की तरफ से। क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाने की ये नाटो की कोशिश है। रूस इस एक्सरसाइज को ऐसे ही देख रहा है। और देखिए, नाटो से जंग की बहुत बड़ी तैयारी में है रशिया। फिनलैंड बॉर्डर से सिर्फ 35 मील दूर रूसी सेना है। बॉर्डर पर मिलिट्री, हेलीकॉप्टर और सैनिकों की बड़ी तैनाती कर दी गई है। कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी डिप्लॉयमेंट को लेकर यह खुलासा हुआ है। ब्रिटिश मीडिया द सन का इसे लेकर बड़ा दावा सामने आया।
तो देखिए नाटो से जंग की तैयारी में कैसे है रूस, आप ये जरा समझिए। जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर भी हम आपके लिए एक तरफ फ्लैश कर रहे हैं। खबर यह है कि फिनलैंड बॉर्डर से सिर्फ 35 मील की दूरी पर है रूस की सेना। बॉर्डर के पास 4 एयरबेस, कई हेलीकॉप्टर, 2000 सैनिकों की तैनाती की गई है। द सन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी कंपनी प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है इस डिप्लॉयमेंट को लेकर। रूस फिनलैंड के बीच 830 मील लंबा बॉर्डर है। और देखिए नॉर्डिक देशों में टेंशन बढ़ी है। फिनलैंड के डेप्यूटी चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से भी यह कहा गया है 2022 में यूक्रेन जंग से पहले भी इसी तरह का डिप्लॉयमेंट किया गया था। यह इस रिपोर्ट में खास तौर पर मेंशन किया गया है और अब वैसा ही डिप्लॉयमेंट एक बार फिर किया गया है। सिन्हा सर, किस तरह से आप देखते हैं इस डिप्लॉयमेंट को? और एक तरफ सीज फायर का जिक्र और दूसरी तरफ ये हैवी डिप्लॉयमेंट, रूस वर्सेस नाटो की जंग की तैयारी, क्या माना जाए? देखिए समीर जी, आपने जो बैटल पिक्चर डेवलप किया है खास करके नॉर्डिक देश में आपके फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे आते हैं। आपने जैसे बताया कि 35 किलोमीटर दूर ही फिनलैंड की यदि पूरी सीमाएं देखें तो वो 1340 किलोमीटर पड़ती है। यदि कोला पेनिसुला अब जो रशिया का है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर उनकी पूरी न्यूक्लियर फ्लीट है, नदर्न फ्लीट जिसको कहते हैं। आपने इसके बाद बाल्टिक देशों के भी नाम लिए और खास करके जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं नाटो को जब हम कहते हैं तो 32 देश हैं। लिथुआनिया में इतना बड़ा, और इसमें एस्टोनिया भी है, अभी तो लिथुआनिया में चल रहा है। यदि लिथुआनिया की बात कर लें तो वहां पर आप अभी जर्मन की एक ब्रिगेड डिप्लॉयड या परमानेंट डिप्लॉयमेंट किया है जर्मनी ने, खास करके कैलिनग्राड के जब आप इसको लेते हैं तो देखिए चीजें ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं ये बार बार मानता हूं दीज आर द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स। खबर आ रही है कि टर्की में मैं शायद ये वार्ताएं हों और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी जाना चाहता हूं उधर। तो देखिए ये जो चीजें हैं, और देखिए प्रेस्कॉप की आप ये आज की जो बयान है वो कहते हैं कि पूरा यूक्रेन को सप्लाईज दे रहे हैं और लंबे लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये कहीं थमता हुआ तो मुझे नहीं दिखता कि, और जिस तरह से अमेरिका ने एक ले लिया, क्योंकि उसकी तो खाली क्रिटिकल मटेरियल का उसका पूरा श्रेय लेना है कि हमने किया है जी, पर पूरा जो आपके नाटो के देश हैं, खास करके आप जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, यूके, ये जो 3 देश हैं वो चाहते हैं कि उनकी भी भागीदारी हो, उनको भी वो चाहते हैं जो बाट है वहां पर मिले, उनको भी क्रिटिकल, और उनको जो जेलेंस्की साहब कर रहे हैं जी, फ्रंटलाइन स्टेट बन के पूरा तबाह कर दिया, देश को खत्म कर दिया, मगर ऐसे नस्लों को खत्म नहीं किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन पर फिर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन से भी बुरा है यूरोपीय संघ, ये कहा है ट्रंप ने। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ टैरिफ एक्शन की ट्रंप धमकी देते नजर आ रहे हैं। ईयू से बढ़ते व्यापार घाटे से ट्रंप नाखुश हैं। यूरोप को अब ज्यादा भुगतान करना होगा, ये ट्रंप ने दे दी है धमकी। तो देखिए ट्रंप एक बार फिर यूरोप को लेकर उनका रुख सख्त नजर आ रहा है। यूरोप पर भड़के हैं ट्रंप। चीन से भी बुरा है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के लिए ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं और चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। चीन से टैरिफ पर बातचीत के बीच ईयू को ट्रंप ने एक तरह से फटकार लगाई है। अमेरिका के पास सभी कार्ड्स मौजूद हैं, ईयू बहुत नीचे आएगा, ये कह रहे हैं ट्रंप। ईयू ने हमें 13 मिलियन कारें बेची, अमेरिका से कुछ नहीं खरीदा। डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी की तरह बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं, ईयू के लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों एप्पल, गूगल, मेटा पर मुकदमा कर रहा है यूरोपियन यूनियन। यह भी ट्रंप की नाराजगी की वजह है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है ईयू। रूस के 25 ऑयल टैंकर्स पर बैन लगाएगा यूरोपीय संघ। बड़ा फैसला, बाल्टिक और नॉर्थ सी में रूसी टैंकर्स की नो एंट्री।
शैडो फ्लीट ब्लैक लिस्ट में करीब 150 रूसी जहाज। EU ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। बाल्टिक और नॉर्थ सी में रूस की नो एंट्री का ऐलान किया गया है। तो रूस पर प्रतिबंध बढ़ाएगा यूरोप। जी हां, रूस के 25 ऑयल टैंकर्स पर बैन लगाने की तैयारी में है यूरोपीय संघ। बाल्टिक और नॉर्थ सी में रूसी टैंकर्स को अब एंट्री नहीं दी जाएगी। हाइब्रिड वॉरफेयर, तेल फैलाने और केबल काटने की आशंका में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। EU ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में इसे लेकर बड़ा दावा किया गया है। चीन के खिलाफ ताइवान की बड़ी तैयारी। ताइवान ने हाइमार्स का पहला लाइव फायर टेस्ट किया। ताइवान ने हाइमार्स से रॉकेट दागकर चीन को दहलाया। ताइवान ने अमेरिका से खरीदे हैं 29 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम। तो देखिए, ताइवान को लगातार उकसा रहा है चीन। ताइवानी एयर स्पेस में चीन के 31 एयरक्राफ्ट एक बार फिर नजर आए। ताइवान स्टेट में घुसे PLA के 7 जहाज। तनाव के बीच चीन ने लॉन्च किया सैटेलाइट। ताइवानी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया।